हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए आर्ट एंड कल्चर की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें डेवलपमेंट ऑफ साइंस आज हमें पढ़ना है। इससे पहले हमने डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी समझा। अब हमें मेडिकल साइंसेस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मेटलर्जिकल साइंसेस को समझना है कि कैसे एंशंट और मेडिवल टाइम्स में ये साइंसेस डेवलप हुई इंडिया में। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। एंशंट मेडिवल मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर की सीरीज मैंने यूट्यूब अनअकैडमी के यूट्यूब कॉन्सेप्ट चैनल पर करवाए हैं ये सारे सेशंस। सो मेक श्योर आप इन सभी सेशंस को थॉरली फॉलो करें। उनमें जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब मुझे कमेंट में दें और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें। उसके अलावा स्पेशल क्लासेस में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवा रहा हूं। हमने एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मैंने कवर करा दी है। 20-25 साल के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे प्रीलिम्स के। और अब हिस्ट्री ऑप्शनल के सेशंस में स्पेशल क्लासेस में करवा रहा हूं। इन सभी स्पेशल क्लासेस के अपडेट्स और लिंक्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करें। अनअकैडमी के पोर्टल पर जाएं और वहां पर आपको मेरे नाम से प्रोफाइल मेरी मिल जाएगी। और मेक श्योर कि आप इन सभी सेशंस को एक्सेस करें। आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, हिस्ट्री ऑप्शनल के, मॉडर्न हिस्ट्री के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सभी सेशंस को थॉरली फॉलो करें, राइट। और एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या आपका ही जो पढ़ाया गया यूट्यूब पर जो आपने पढ़ाया गया वही सफिशिएंट है या नहीं। तो मैं कहता हूं भैया, यूट्यूब के मेरे सेशंस, स्पेशल क्लासेस प्लस जो मैं बुक्स रेकमेंड करता हूं उनको पढ़ लीजिएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी प्रॉपर। ऑलराइट। उसके अलावा अगर आप स्पेशल क्लासेस नहीं अटेंड करते हैं तो आपको स्पेशल क्लासेस के फीचर्स नहीं पता होंगे। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि कितनी इंटरेक्टिव है हमारी क्लासेस। आप डाउट्स पूछते हैं, आप रेज हैंड करते हैं, आप हैंड रेज करते हैं, आप डाउट पूछते हैं और मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व करता हूं। जो मैं MIQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQs जो करवाता हूं उसमें मैं पोल्स कंडक्ट करवाता हूं। उसके अलावा आप क्लासेस मिस नहीं करेंगे क्योंकि आपको अपडेट मिलते रहेंगे। आप नोट्स बनाएंगे प्रॉपर और आप जब मर्जी चाहें और जितनी मर्जी बार चाहें आप देख सकते हैं इन सभी सेशंस को, ठीक है। सो स्पेशल क्लासेस के ये कुछ फीचर्स हैं, बाकी मैं रेकमेंड करूंगा आप मेरे स्पेशल क्लासेस में आइए। अगर आप GS1 के लिए पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप स्पेशल क्लासेस मेरी ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप यूपीएससी सीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो GS1 तो आप प्रिपेयर करेंगे ही। और हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर 2 के जो सेशंस रहेंगे मेरे, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के, वो GS1 के सेशंस की तरह भी सर्व करेंगे। दैट मीन्स मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की, मेरी जो हिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, खासतौर पे जो पेपर 2 के सेशंस हैं। सो मेक श्योर कि आप इन स्पेशल क्लासेस के साथ जरूर जुड़े। उसके अलावा यूपीएससी सीएससी थॉरो प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें आपको डेली की लाइव क्लासेस मिलती हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट। ये फीचर्स हैं प्लस प्लान के। लेकिन आइकॉनिक हमेशा प्लस से ज्यादा फीचर देता है आपको। मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि 1 साल या उससे ऊपर के प्लान को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फीचर्स मिले। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइड मिलता है, टेस्ट जो भी आप देंगे उसका एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा, आपको एक्सपर्ट की गाइडलाइंस मिलेगी, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये एडिशनल फीचर्स हैं। उसके अलावा आप ऑप्शनल के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि GS प्लस ऑप्शनल जो कॉम्बो ऑफर है वही सब्सक्राइब करें। और 10% डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कीजिएगा मेरा, चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा अनअकैडमी हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराता है। यूपीएससी कॉम्बैट मेगा कॉम्बैट टेस्ट होने जा रहा है 8 अगस्त को। 1000 लकी विनर्स को एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिलने जा रहे हैं और टॉप रैंकर्स को मिलने जा रही हैं हैवी स्कॉलरशिप्स। 4 करोड़ के पूल में से स्कॉलरशिप मिलती है एवरी संडे 11 AM। ये स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही है। उसके अलावा आई ड्रीम एक इनिशिएटिव है अनअकैडमी का, जिसमें फ्लैट ऑफ मिल रहा है आपको। देखिए, 1 साल के प्लान पर कॉम्बो ऑफर पर GS प्लस ऑप्शनल 27,500 का ऑफ मिल रहा है। न्यू प्राइजेस हैं 49,679। 2 साल के प्लान पर आपको 40,000 का ऑफ मिल रहा है, 71,801 जो है वो प्राइस है। 3 साल के प्लान पर 52,000 ऑफ मिल रहा है, 87,267 रुपीज जो है वो नए प्राइजेस है, डिस्काउंटेड प्राइस है, जिसमें आपको GS के कोर्स, ऑप्शनल के कोर्स, GS की टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, ये सभी मिल रहा है दीज हैवी डिस्काउंटेड प्राइस पर। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें अनअकैडमी के साथ, थॉरली प्रिपेयर करें अपनी प्रिपरेशन का, राइट। और एक्सटेंशन तो मिलता ही है आपको। 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपकी मेंस 2022 तक वैलिड रहेगी, 2 साल की मेंस 2023 तक। CSE अश्योरेंस मिल रहा है आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पर, राइट। दैट मीन्स अगर आप 2 साल या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अगर आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता है तो अनअकैडमी अपनी तरफ से आपको
1 साल की सब्सक्रिप्शन और देता है। उसके अलावा ऑप्शनल कार्निवल शुरू हो रहा है, टेस्ट सीरीज 30,000 की वर्थ की आपको एक साथ मिल रही है 1 साल इससे ऊपर के प्लान पर। अनअकैडमी के नोट्स आपको मिल रहे हैं, राइट, डिस्काउंट्स हैं, हैवी डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। उसके अलावा ऑप्शनल कार्निवल, जैसे मैंने आपको कहा 11 अगस्त और 18 अगस्त को इन सब्जेक्ट्स पर जो है वो ऑप्शनल की सीरीज शुरू हो रही है, तो जीएस प्लस ऑप्शनल कॉम्बो ऑफर का सब्सक्राइब करें। 15,000 के वर्थ की टेस्ट सीरीज है ऑप्शनल की, जो अदरवाइज आपको 15,000 की पड़ती है, लेकिन अगर आप कॉम्बो ऑफर लेंगे तो आपको साथ में मिलती है, ठीक है। उसके अलावा प्राइसेस बढ़ने वाले हैं जीएस प्लस ऑप्शनल के, ये पुराने प्राइसेस हुआ करते थे 57.5, लेकिन अभी फिलहाल लिमिटेड टाइम के लिए जो फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है 49.6 के का पड़ेगा, राइट, अदरवाइज प्राइसेस बढ़ने जा रहे हैं। उसके अलावा सीएससी एश्योरेंस मैंने आपको बताया है, 2 साल या उससे ऊपर के प्लान पर अगर आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपके लिए 1 साल की सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी और देगा। उसके अलावा मेंटरशिप डेज क्या बोलते हैं कि अगर आप आइकॉनिक जीएस को सब्सक्राइब करते हैं और ऊपर से 2,000 केवल और पे करते हैं तो आइकॉनिक जीएस के साथ आपको ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन भी मिल जाती है, जो 27,500 की सब्सक्रिप्शन है, वो केवल 2,000 रुपए देने एक्स्ट्रा देने पर आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा महा सब्सक्रिप्शन ऑफर मैंने आपको बताई, 1 साल का प्लान मेंस 2022 तक वैलिड, 2 साल का मेंस 2023 तक वैलिड। उसके अलावा जीएस प्री प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज है 30,000 के वर्थ की, 1 साल या उससे ऊपर के प्लान में आपको साथ में मिलती है। और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लोन प्रोवाइड करता है, इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं, बहुत मिनिमल सा पेपर वर्क। हर नई वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा 20 बुक्स का सेट है स्टडी मटेरियल का, जिसकी अदरवाइज कॉस्ट है 10,000 रुपीज, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं 1 साल या ऊपर का प्लान तो आपको ये साथ में मिलती है। और प्रीलिम स्कोर बूस्टर एमसीक्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं, 1 ईयर के बैचेस, 2 साल के बैचेस शुरू हो रहे हैं। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और जुड़े इन सभी बैचेस के साथ। फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, पैथफाइंडर, राइज और वर्ल्ड अफेयर। अनलॉक करने के लिए कोड यूज कीजिएगा मेरा चौहान सर हिस्ट्री। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मैंने यूज किया तो आप रिपोर्ट जरूर करें। उसके अलावा हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही है, 4 करोड़ के पूल से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में टेस्ट रहेगा, 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस आपको करने रहते हैं। फ्री लाइव टेस्ट होता है एंड्रॉइड डिवाइस पर। टू एनरोल मेक श्योर यूज माय कोड चौहान सर हिस्ट्री। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स टुडेज सेशन। मेडिसिन एंड बायोलॉजी हमें पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ साइंसेज हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी को समझा है। अब हम देखते हैं कि मेडिसिन और बायोलॉजी कैसे डेवलप हुई, ठीक है। सो देखते हैं पहला पॉइंट क्या बोलता है, डिसीजेस, क्योर्स एंड मेडिसिन वर मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अथर्ववेद। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को बीमारियों के बारे में पता था, उनके इलाज के बारे में पता था या नहीं पता था, हम श्योरली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उनकी स्क्रिप्ट जो है वो डिसाइफर्ड नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से आप इतना, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो आपको इतने कॉम्प्रिहेंसिबल नॉलेज नहीं देता है, ठीक है। लेकिन कॉर्पोरेशन के काम तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आते ही हैं, लेकिन अगर यहां पर लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते तो हम शायद पता लगा सकते थे। लेकिन वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में, अथर्ववेद में पहली बार हमें डिसीजेस, क्योर्स और मेडिसिन के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि जो बीमारियां हैं वो नेगेटिव एनर्जीज द्वारा, असुरों द्वारा या अन्य जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनके द्वारा बीमारियां इंसान के शरीर में डाली जाती हैं, और उनके क्योर्स बताए गए हैं मंत्रों के माध्यम से और अन्य कई तरीकों से, ठीक है। किस तरह की बीमारियां बताई गई, फीवर, कफ, कंजम्पशन यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का कंज्यूम करना, मदिरा या अफीम वगैरह, डायोरिया, ड्रॉप्सी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपने सुना होगा ना बीमारी की पानी भर जाता है, ठीक है, तो वो बीमारी है ये। उसके अलावा सोर्स, लेप्रोसी, सीजर्स आर द डिसीजेज फाउंड मेंशन्ड, राइट। सो उस समय की ये कुछ कॉमन डिसीजेज हैं जो मेंशन्ड हैं अथर्ववेद में, राइट। दीज द डिसीजेज are said to be caused by demons and spirits entering one's body. The remedies recommended were replete with magical charms and spells. So अथर्ववेद में मैजिकल चार्म्स, मंत्र वगैरह बताए गए हैं, उनसे इन बीमारियों को खत्म किया जाता है या हराया जाता है। और जो डीमंस हैं, जो राक्षस हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो एक व्यक्ति के शरीर में बीमारियां डालती हैं, ऐसा अथर्ववेद में लिखा है। सो ये है एंशिएंट टाइम की नॉलेज मेडिसिन और बायोलॉजी को लेकर क्या थी, या मेडिसिन को लेकर या बीमारियों को लेकर एंशिएंट नॉलेज क्या थी, हमें अथर्ववेद में पहली बार जानकारी मिलना शुरू होती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है वो प्रॉपर मेडिसिन और बायोलॉजी पर वर्क होना शुरू हुआ, राइट।
फ्रॉम 600 BCE बिगेन द पीरियड ऑफ रैशनल साइंसेज, यहां से शुरू होती है, ठीक है। तक्षशिला और वाराणसी इमर्ज्ड एज सेंटर ऑफ मेडिसिन एंड लर्निंग। द टू इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इन फील्ड्स आर चड़क संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक द्वारा लिखी गई चड़क संहिता और सुश्रुत द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन या बायोलॉजी या मेडिकल साइंसेस के बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं 600 BCE के बाद के, ठीक है। प्लांट्स एंड हर्ब्स यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस हैव बीन मेंशन्ड इन चड़क संहिता, क्योंकि इससे पहले अथर्ववेदा में मंत्रों की जानकारी दी गई, मंत्रों से बीमारियां दूर करने। चड़क संहिता में प्लांट मेडिसिन के बारे में पहली बार जानकारी मिलती है हमें कि प्लांट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है एज मेडिसिन पर्पसेस, राइट। सर्जरी केम टू बी मेंशन्ड एज सेपरेट स्ट्रीम अराउंड 4th century CE। सुश्रुत वाज अ पायनियर ऑफ दिस डिसिप्लिन। तो सर्जरी के बारे में जानकारी किसने दी है? सुश्रुत ने। प्लांट्स को यूज करना मेडिसिन में किसने जानकारी दी है? चड़क ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट फैक्ट्स हैं। देखिए इन सेशन से आपको डायरेक्ट फैक्ट्स मिल रहे हैं जो कि सवाल में, जो कि एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, लेकिन मेंस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में थोड़े थोड़े यहां पर डालता जा रहा हूं, लेकिन जब मेंस ओरिएंटेड सीरीज चलेगी तो वहां पर हम डिटेल में समझेंगे ही, राइट। ही मेंशंस 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अलोंग विद, ठीक है। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी कौन देता है हमें? सुश्रुत की संहिता, ठीक है। अलोंग विद दिस ही ऑल्सो मेंशंस द मेथड्स ऑफ ऑपरेशंस, बोन सेटिंग, कैटरैक्ट एंड सो ऑन। तो हड्डियों को जोड़ना, कई तरह के ऑपरेशंस, टांके कैसे लगाए जाते हैं, ये सब जानकारियां जो है वो सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में दी है। 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी दी है। द सर्जन्स इन एंशिएंट इंडिया वर फेमिलियर विद प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी जानकारी सुश्रुत संहिता में हमें मिलती है। रिपेयर ऑफ नोज को रिपेयर करना, अगर कान कट गया है, कान फट गया है, या होंठ कट गया है, होंठ फट गया, इनको रिपेयर करना। नाक टूट गई है, नाक आड़ी तिरछी हो गई तो इसको रिपेयर करना। प्लास्टिक सर्जरी की जानकारी सुश्रुत संहिता में हमें मिलती है। एंशिएंट टाइम्स में देख लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट फैक्ट्स हैं ये, डायरेक्ट सवाल हैं ये। सुश्रुत मेंशंस 760 प्लांट्स। देखिए चड़क संहिता में पहली बार प्लांट्स का मेंशन मिलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सुश्रुत ने प्लांट्स को एज ए मेडिसिनल यूज के लिए मेंशन नहीं किया है। तो 760 प्लांट्स सुश्रुत ने अपनी संहिता में भी मेंशन किए हैं। बोथ चड़क संहिता एंड सुश्रुत संहिता बिकेम द प्रीडिसेसर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मेडिसिन इन लेटर सेंचुरीज। सो जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि नाट्य शास्त्र जो है वो लेटर सेंचुरी में सभी तरह के डांस, ड्रामा और क्या बोलते हैं थिएटर, इन सब के लिए जो है वो ग्रंथ बन गया, उसी तरह चड़क संहिता और सुश्रुत संहिता जो है वो एक बेसिक, मतलब समझ रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन गया कि यहां से उठाया गया है, राइट। और फिर फर्दर सारी साइंसेस इधर से डेवलप हुई। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बोला ना, विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया और अरबिक, तुर्की और फारसी स्टडीज जब इंडिया में आई, तो जो ट्रेडिशनल स्टडीज हैं वो धीरे धीरे हैम्पर होती गई। सेम इज ट्रू फॉर मेडिसिनल साइंसेस। जैसे अरबी आए, अरबी या तुर्की या ईरानी आए, वो अपने साथ यूनानी मेडिसिन लेकर आए या यूनानी मेडिसिनल प्रैक्टिसेस लेकर आए, ठीक है। और ग्रीक, नॉट जस्ट जो मतलब मिडल ईस्ट में या जो इस्लामिक वर्ल्ड है वहां पर पॉपुलर थी, उसके अलावा ग्रीक मेडिसिनल प्रोसीजर्स भी वो अपने साथ लेकर आए, ठीक है। तो एक नया दौर शुरू होता है मिडिवल टाइम्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रांजिशन, हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंस के लिए कॉन्सेप्ट है, वहां पर आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट आपको ये समझ होनी चाहिए, राइट। Now, however, surgery suffered in the early medieval times since the act of dissecting with a razor became the work of a barber. देखिए जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी या इस्लामिक स्टडीज है ना, उसमें सर्टेन लोग ही डाइसेक्शन का काम कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर आप विश्ववाहन वाले या ईरान वाले रीजन में देखेंगे तो वहां पर ज्यूज को अलाउ किया जाता है कि वो डाइसेक्शन का काम करेंगे, ठीक है, या वही केवल जो है वो इस तरह के मतलब सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इंडिया में सर्जिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने का काम एंशिएंट टाइम में काफी सारे स्कॉलर कर रहे थे, ठीक है। देखिए जातियों के हिसाब से भी बटा हुआ था इस तरह का काम, लेकिन स्कॉलर्स भी कर रहे थे जो सीखते थे, ठीक है। गुरुकुल या अन्य जितने भी मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उस समय के, जो कि मेडिवल टाइम्स में जिनके ट्रेडिशन जो है वो स्लो हो गया या उनको पैटर्नेज घट गई, ठीक है। तो यहाँ पर बार्बर का वर्क जो है वो डाइसेक्शन के लिए सामने है, राइट। बार्बर जो है वो डाइसेक्शन करेंगे। तो
समझ रहे हैं? तो मेडिवल टाइम्स में इस तरह एंशिएंट ट्रेडिशंस जो हैं वो उनकी पॉपुलैरिटी घट गई, ठीक है। और जो माइंडसेट या जो प्रैक्टिसेस इस्लामिक अपने साथ लेकर आए वो पॉपुलर हो गई। क्यों? क्योंकि रूलिंग क्लास फिर धीरे धीरे नेटिव से इस्लामिक रूलिंग क्लास में डेवलप हुआ ना, तो रूलिंग क्लास ने जो रूल बनाए वो चले, या उनकी सोसाइटी के जो रूल्स रहे वो फिर ज्यादा बड़े लेवल पर लागू हुए। लेकिन इट इज नॉट ट्रू फॉर होल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट। लेकिन पॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स के लिए ट्रू है। आगे बढ़ते हैं, मेडिवल पीरियड की बात करते हैं। मेडिसिन और बायोलॉजी में पल्स एंड यूरिन एग्जामिनेशन, ये है पल्स और यूरिन जो एग्जामिनेशन है ये आता है आपका इस्लामिक वर्ल्ड के साथ, ठीक है। वर्क कंडक्टेड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस। तो आपने देखा होगा जो वैद्य हैं, राइट, वो हमारे यहाँ बोलते हैं कि नाड़ी पढ़ी जाती है, नाड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, पल्स को पढ़ना है, ठीक है। तो वैसे तो एंशिएंट टाइम, एंशिएंट इंडिया में भी पल्स की स्टडी जो है वो मौजूद थी, लेकिन इसको ज्यादा बड़े लेवल पर लेकर आया कौन? यूनानी मेडिसिन। उसके अलावा सरंगधर संहिता, सरंगधर कौन है? एक स्कॉलर हैं, ठीक है, या षडंगधर, सॉरी, षडंगधर संहिता भी पढ़ा गया है इसको। रेकमेंड्स द यूज ऑफ ओपियम फॉर मेडिसिन, अफीम का इस्तेमाल किया जाता है, अफीम को एज अ मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जाता है बहुत। इनफैक्ट 19th सेंचुरी तक कफ सिरप्स वगैरह में अफीम का इस्तेमाल किया जाता था। आज भी ड्राई कफ को दूर करने के लिए कई सारे ओपियोइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स में ओपियोइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेडिवल पीरियड में अफीम को काफी, आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इस एरिया में जाएंगे तो लोग कहेंगे कि अगर आप कुछ कंट्रोल्ड मात्रा में अफीम को कंज्यूम करते हैं तो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। लेकिन हम जानते हैं कि ओपियोइड्स जो हैं वो हाईली एडिक्टिव नार्कोटिक है, ठीक है। सो मेडिसिन की तरह ओपियोइड्स को ऑब्वियसली यूज किया गया है। उसके अलावा रस चिकित्सा सिस्टम क्या बोलता है? डेल्ट प्रिंसिपली विद अ होस्ट ऑफ मिनरल मेडिसिन इंक्लूडिंग मेटालिक प्रिपरेशंस। तो मेटालिक या मिनरल मेडिसिन, रस चिकित्सा, सो इट इज मोर कंसर्न विद केमिस्ट्री, राइट। सो रस चिकित्सा सिस्टम मेडिवल टाइम्स का, मिनरल्स और अन्य लिक्विड्स पोशंस का इस्तेमाल करके बीमारियों को ठीक करना। ओपियम को एज अ मेडिसिन में इस्तेमाल करना। वैसे तो एनेस्थेटिक की तरह भी ओपियम को इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अगर आप आज भी जाएंगे, मिडिल ईस्ट में एंटर करते हैं, अफगानिस्तान में, ईरान में जाएंगे तो वहां पर आपको आज भी ओपियम को इन मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करते हुए मिल जाएंगे वो लोग, ठीक है। और 19th सेंचुरी तो वेस्टर्न मेडिसिन में भी ओपियम भरपूर इस्तेमाल होता था, 19th और इनफैक्ट 20th सेंचुरी में भी, ठीक है। अभी रिसेंट टाइम में ओपियम को एज अ मतलब नार्कोटिक ड्रग की तरह जो है वो ट्रीट किया गया है, विच इट इज, राइट, नार्कोटिक है। और दूर रहिए, आपको कोई अगर ऐसा बोलता है कि ओपियम थोड़े लेवल पर, अफीम अगर थोड़े लेवल पर कंज्यूम की जाए तो ठीक रहती है, दूर रहें उससे, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप उसके लत आपको लग जाएगी और वो बहुत बुरी लत है, ठीक है। Next, Tahafat ul Muminin was a Persian treatise written by Muhammad Muminin in 17th century which discusses the opinions of physicians. 17th century यानी कि मुगल पीरियड का है। तोहफत उल मुमनिन है, पर्शियन ट्रीटाइज है, मुगल है तो देर इज नो सरप्राइज कि पर्शियन ट्रीटाइज होगा। किसने लिखा है? ये मोहम्मद मुमनिन ने 17th सेंचुरी में। अलग अलग यूनानी, आयुर्वेदी या जो यूरोपियन मेडिसिन है इन सब के क्या क्या ओपिनियंस है, इनफैक्ट चाइनीज मेडिसिन के, सेंट्रल एशियाटिक जो मेडिसिन या जो उन वहाँ के जो फिजिशियंस के ओपिनियंस है उन सबको मेंशन किया गया है इसमें, ठीक है। उसके अलावा यूनानी तिब इज एन इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच फ्लरिश्ड इन इंडिया इन मेडिवल पीरियड। और आप गेस कर ही सकते हैं मुगल्स के साथ ये ज्यादा पॉपुलर हुआ। Ali bin Raban summarized the whole system of Greek medicine as well as Indian medical knowledge in the book फिरदौसु हिकमत। हकीम वर्ड इस्तेमाल किया जाता है या हिकाम वर्ड इस्तेमाल किया जाता है फॉर अ फिजिशियन, राइट। सो फिरदौसु हिकमत में अली बिन रबन ने ग्रीक और आयुर्वेदिक सिस्टम को मेंशन किया है और डिटेल में समझाया, नॉट जस्ट मेंशन किया है, पूरे होल सिस्टम को समझाया कि कैसे ग्रीक क्या बोलते हैं मेडिसिनल सिस्टम काम करता है या कैसे आयुर्वेद काम करता है, ठीक है। यूनानी मेडिसिन सिस्टम केम टू इंडिया along with Muslims around the 11th century and soon found a congenial environment for its growth। और आज भी यूनानी मेडिसिनल जो सिस्टम है वो भारत में पढ़ा भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, प्रैक्टिस भी किया जाता है,
ठीक है, और इफेक्टिव भी है, ऐसा नहीं है कि इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव भी है ये। हकीम दिया मोहम्मद, ठीक है, ध्यान रखेंगे नाम आप इनका। कंपाइल्ड अ बुक मजीने दिए इनकॉर्पोरेटिंग द अरबिक, पर्शियन एंड आयुर्वेदिक मेडिकल नॉलेज। तो देखिए, जो मेडिवल टाइम के स्कॉलर है ना, वो यूनानी, आयुर्वेदिक, इन सारी मेडिकल प्रैक्टिसेस को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मेडिसिन, आप अगर किसी भी रीजन के हो, ठीक है, अगर आप किसी पूरी दुनिया के या भारत के किसी भी रीजन से हैं आप ये चीज़ जो है वो एक्सेप्ट करेंगे कि मेडिसिनल जो प्रैक्टिसेस हैं, बीमारियों का निवारण की जो प्रैक्टिस है, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रीजन, रिलीजन जो है वो एक्सेप्ट की जा सकती हैं, क्योंकि उससे फायदा ही है मैनकाइंड का। तो अगर तुर्की, अरबी भारत आए तो उन्होंने आयुर्वेद को एम्ब्रेस किया। वैसे तो अगर आप तुर्कियों का अगर आप एटीट्यूड देखेंगे, या उनकी अगर प्रीस्ली क्लास है, तो वो इंडियन प्रैक्टिसेस को क्या कर रहे थे, इंडियन प्रैक्टिसेस को नेग्लेक्ट कर रहे थे वो, कि ये हम नहीं अपनाएंगे, हम दरुल इस्लाम बनाकर रखेंगे। बट स्टिल उनके जो हकीम हैं, उनके जो क्या बोलते हैं, उनके जो फिजिशियंस हैं, उन्होंने डेफिनेटली आयुर्वेद को अपनाया, क्योंकि उनको पता था कि हम सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं या हम अरेबियन रीजन से आ रहे हैं, हम अलग क्लाइमेटिक जोन से आ रहे हैं, हम एक अलग क्लाइमेटिक जोन में एंटर कर रहे हैं, और यहाँ के फिजिशियंस की बात हमें माननी चाहिए। क्योंकि बीमारियां, बैक्टीरियाज, वायरसेस और जितने भी अन्य पैथोजेंस हैं वो रीजन के हिसाब से अलग होता है। सेंट्रल एशियाटिक रीजन के पैथोजेंस अलग होंगे ऑब्वियसली इंडियन पैथोजन से, राइट, अलग तरीके से काम करते होंगे वो। तो बीमारियां, उन बीमारियों के इलाज भी अलग होंगे एज कंपेयर टू इंडियन, ठीक है, इंडियन कंडीशंस। सो दैट मीन्स हमें यहां पर यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिसिन जुड़ती हुई नजर आती है। कहां पर? हकीम दिया मोहम्मद की मजीने दिए में, या उससे पहले यहां पर अली बिन रबान जो है वो ग्रीक और इंडियन मेडिकल नॉलेज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मोहम्मद मुनिन ने अपनी तोहफत उल मुनिन में 17वीं सेंचुरी के फिजिशियन है, कई सारे अलग अलग जो है वो मेडिकल साइंसेज या प्रैक्टिसेस को कंपेयर किया है, उन सब की फिलॉसफीज को, राइट, या उन सब के ओपिनियंस को डिस्कस किया है। तो हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स आ गए ऐसे, राइट। आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री की बात। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो मेडिसिनल स्कॉलर हैं, चाहे वो आयुर्वेद के हों, चाहे वो ग्रीक के हों, चाहे वो यूनानी हो, ठीक है, या मतलब सेंट्रल एशियाटिक हो या इस्लामिक ट्रेडिशंस के हों, वो सब लॉजिकली सोच रहे हैं। उनको पता है कि अगर हम इंडिया में आए हैं, अलग क्लाइमेटिक रीजन है, तो यहाँ के फिजिशियंस की बात मान लेनी चाहिए, या पढ़ लेना चाहिए एटलीस्ट कि वो कैसे बीमारियों का सॉल्यूशन कर रहे हैं, कैसे बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करते हैं साइंसेज में। सो देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल नॉलेज एंड प्रोसेसेस इनटू मेडिवल पीरियड, पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू मेटलर्जी एंड मेटल वर्किंग। देखिए, केमिस्ट्री का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर? तो मेटल वर्किंग में खास तौर पे। उसके अलावा गन पाउडर बनाने में मुगल्स के साथ, सॉल्ट पीटर गन पाउडर बनाने में। उसके अलावा मिनरल एसिड्स का इस्तेमाल काफ़ी सारी दवाइयाँ या अन्य काफ़ी सारे केमिकल्स को प्रिपेयर करने में। आलम का इस्तेमाल पेपर बनाने के लिए केमिस्ट्री लगती है साफ साफ, इंक बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए केमिस्ट्री लगती है, या केमिस्ट्री की जानकारी जो है वो होनी चाहिए। तो हमें मेडिवल पीरियड्स में केमिस्ट्री की अच्छी खासी जानकारी जो है वो मिलती है इंडिया से, राइट। केमिस्ट्री इज मेडिवल इंडिया वॉज लार्जली एसोसिएटेड विद एल्कमी विच वॉज एन इंटेग्रल टू तांत्रिक कल्ट। अब एल्कमी एक बहुत इंपॉर्टेंट तांत्रिक कल्ट का हिस्सा है। एल्कमी का मतलब क्या होता है कि किसी भी मटेरियल को सोने में बदल देना, ठीक है। सो एल्केमिस्ट भारत में या भारत से बाहर भी, सोना प्रेशियस मेटल है, इकोनॉमी चलती है सोने पर, तो किसी भी मटेरियल को सोने में कन्वर्ट कर देना तो काफी बड़ी बात है ना। समझ रहे हैं आप? अगर सोना क्या है, गोल्ड AU, आप मुझे बताएंगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? तो बेसिकली आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर गोल्ड के बराबर अगर आप कर दें तो, समझ रहे हैं, यानी कि उसके एटम में ही तो चेंज लाएंगे ना आप किसी भी एलिमेंट के, ठीक है। तो इस स्टडी को बोलते हैं एल्केमी, राइट। और बहुत कोशिश की जाती है, अब ये सच है या नहीं है, कि एक बोला जाता है पारस पत्थर है, वो किसी भी मेटल को, किसी भी मटेरियल को टच करे
तो उसके एटॉमिक नंबर को गोल्ड के बराबर कर देता है। मुझे बताएंगे कि गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या है, यानी उसकी एटॉमिक कन्फिग्रेशन को गोल्ड की तरह बनाया था, यानी गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है उस मटेरियल को। तो अल्केमिस्ट पूरी दुनिया में पॉपुलर रहे और अल्केमी भारत में भी रही, और वो केमिस्ट्री की स्टडी है बेसिकली, राइट। लोगों ने अपने जीवन सेक्रीफाइस कर दिए अल्केमी के पीछे। उसके अलावा पेपर, यूज ऑफ पेपर इन इंडिया बिगैन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। देखिए मेडिवल पीरियड में तुर्की आए, अरबी आए, वो अपने साथ जो है वो राइटिंग जो प्रैक्टिसेस लेकर आए, उनको आदत थी कागज पर लिखने की, और इंडिया के स्कॉलर्स को आदत थी ताम्र पत्रों पर लिखने की। तो पेपर वैसे तो 9th सेंचुरी के आसपास इंडिया में आ गया था, लेकिन बड़े लेवल पर स्कॉलर्स द्वारा पेपर का यूज हुआ मेडिवल पीरियड में। मुस्लिम्स जब अपने साथ राइटिंग ट्रेडिशन, जो मुस्लिम राइटिंग ट्रेडिशन जो है, वहां पर पेपर का यूज बढ़ा है। उससे पहले जो ट्रेडिशनल क्या बोलते हैं राइटिंग, या जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स जो थे वो लिख रहे थे ताम्र पत्रों पर, राइट। कश्मीर, सियालकोट, जफरबाद, पटना, मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद, औरंगाबाद, मैसूर वर वेल नोन सेंटर्स ऑफ पेपर प्रोडक्शन। ये सारे सेंटर्स आप देखेंगे कि मुस्लिम राज्यों के पॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट कोइंसिडेंस कि यहीं पर ही पेपर प्रोडक्शन के हॉटस्पॉट्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं। तो खैर ये जो पॉइंट है कि केवल मुस्लिम पॉपुलेशन या मुस्लिम स्कॉलर्स ही पेपर यूज करते थे, ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली सच नहीं है। इंडियन स्कॉलर्स भी यूज करते थे, लेकिन इंडियन स्कॉलर्स मेडिवल पीरियड में या अर्ली मेडिवल पीरियड में ताम्रपत्र को इस्तेमाल कर रहे थे। 9th सेंचुरी के आसपास इंडिया में कागज आ गया था, ठीक है, यानी अर्ली मेडिवल पीरियड में, लेकिन उसको बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया है मुस्लिम स्कॉलर्स ने, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एशिया के जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनका चाइना से ज्यादा था लेना देना, कागज चाइना में बना, ठीक है। ड्यूरिंग टिपूज रूल मैसूर पोजेस्ड अ पेपर मेकिंग फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर दैट हैड अ गोल्ड सरफेस, ठीक है। तो पेपर बनाना और खास तौर पे लग्जूरियस बनाना, उसको टिपू के टाइम पे एक ऐसी फैक्ट्री थी जो गोल्ड की लेयरिंग कर रहा था पेपर के ऊपर, ठीक है। बाकी उसके अलावा मेडिवल टाइम्स के पेपर की फैक्ट्रीज तो इन रीजन्स में है ही। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय शासक पेपर नहीं बना रहे थे। अब नई टेक्नोलॉजी उसको अडॉप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, भारतीय शासकों ने भी अडॉप्ट करी ऑब्वियसली। द मुगल्स न्यू द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर एंड इट्स यूज इन गन्स। मुगल्स जो कि क्या हैं, फरगना वाले रीजन से आए, मंगोल हैं बेसिकली, वो तुर्को मंगोल कह लीजिए। उनको गन पाउडर के बारे में जानकारी थी। इनफैक्ट सेंट्रल एशिया की काफ़ी सारी शक्तियों को गन पाउडर के बारे में जानकारी थी उस समय, तुर्कियों और मंगोलों को खास तौर पे, और वो भारत में लेकर आ गए गन पाउडर बनाने की पूरी साइंस को, ठीक है। भारत में जो दक्षिण भारत के या जो वेस्टर्न कोस्टलाइन वाला जो रीजन है, पुर्तगालियों के संपर्क में आने से उनको वहां पर थोड़ा बहुत गन पाउडर के बारे में जानकारी थी। या जो वेस्टर्न कोस्ट वाले जो रीजन है वो अरेबिया और फारस से ट्रेड कर रहे थे, तो उनको थोड़ा बहुत गन पाउडर के बारे में जानकारी थी, लेकिन युद्ध स्तर पर इस्तेमाल जो है वो किसने किया? मुगल्स ने, ठीक है। कैनन्स बनाकर प्रॉपर इस्तेमाल जो है वो मुगल्स ने किया। इंडियन क्राफ्ट्समैन लर्न द टेक्निक एंड इवॉल्व्ड सुटेबल एक्सप्लोसिव कंपोजिशंस। भारत में फिर एक्सप्लोसिव्स बनना शुरू हो गए। द प्रिंसिपल टाइप ऑफ फायरवर्क इंक्लूडेड दोज विच पियर्स्ड थ्रू द एयर। रॉकेट्स बनना शुरू हुए इंडिया में, ठीक है। टिपू ने खास तौर पर रॉकेट्स पर काफी इन्वेस्ट किया। प्रोड्यूस स्पार्क्स ऑफ फायर ब्लेज विद वेरियस कलर्स एंड एंडेड विद एक्सप्लोजन। तो इस तरह के रॉकेट्स जो है वो बनने, फिर इवेंचुअली बनने शुरू हुए, लेकिन शुरू में आर्टिलरीज का डेवलपमेंट मुगल्स के साथ हुआ, राइट। और फिर धीरे धीरे बाकी भारतीय शक्तियों में आर्टिलरीज फैली, राइट। तुजुकी बाबरी में गिव्स एन अकाउंट ऑफ कास्टिंग ऑफ कैनन्स। कैनन्स कैसे बनाई जाती है हमें कहां से पता चलता है? तुजुकी बाबरी से। आईन अकबरी स्पीक्स ऑफ रेगुलेशंस ऑफ द परफ्यूम ऑफिस ऑफ अकबर, ठीक है। अब इत्र बनाना जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन रहा है इस्लामिक कल्चर में, इत्र बनाना, ठीक है। इत्र बेसिकली क्या होता है? कलोन, परफ्यूम, राइट। सो इत्र बनाने के लिए एक प्रॉपर अलग से परफ्यूम ऑफिस था अकबर के टाइम में, उसके लिए रेगुलेशंस दिए हैं आईने अकबरी ने। इत्र ऑफ रोजेस was a popular perfume, the discovery of which attributed to the mother of नूरजहां। सो नूरजहां की मदर, उसका नाम बताएंगे आप क्या है? मैं पहले मेंशन कर चुका हूं, उन्होंने रोज से निकलने वाला या रोज से इत्र कैसे निकाला जाता है इसका प्रोसीजर जो है वो फाउंड किया, ठीक है। तो इत्र बनाना भी बेसिकली एक केमिस्ट्री ही है ना, केमिकल प्रोसेस ही है परफ्यूम बनाना। और
मिडल ईस्ट या जो इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक जो कंट्रीज हैं, वो परफ्यूम पर काफी जोर देते हैं ना, परफ्यूम उनके कल्चर का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मेटलर्जी की बात करते हैं, तो मेटलर्जी भी बेसिकली ये केमिकल साइंस ही है। अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन लिटरेरी रेफरेंस इन नेचर देयर आर 4 शुद्ध लोहा, 4 शुद्ध मेटल हैं। अयस वर्ड का इस्तेमाल भी हुआ है उनके लिए। स्वर्ण, ताम्र, रजत और आयरन यानी लोहा। स्वर्ण गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एंड आयरन, राइट। इन एडिशन देयर आर 2 पुती लोहा, पुती लोहा यानी कि मिक्स्ड है, और भी है। नाग है एक तो लेड, और वंग यानी कि टिन। ध्यान रखेंगे ये टर्मिनोलॉजी है, डायरेक्ट टर्म्स हैं, ये सवाल बन जाते हैं इन पर, राइट। मेटल्स के बारे में जानकारी थी तो एंशिएंट टाइम के लोगों को मेटल्स के बारे में डेफिनेटली जानकारी थी। 3 मिश्र लोहे भी हैं। लोहा वर्ड जो है वो, या आयस वर्ड इस्तेमाल कर लिया जाता है, आयस या लोहा दोनों। कल वर्ड का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। पीतल ब्रास हो गया, राइट। कांस्य बेल मेटल, ब्रॉन्ज। उसके अलावा वर्त लोहा एन अलॉय ऑफ 5 मेटल, 5 मेटल्स को जोड़कर। उसके अलावा अष्ट धातु, 8 मेटल्स को जोड़कर मूर्तियां बनाई जाती हैं अष्ट धातु की मोस्टली। ब्रॉन्ज एंड कॉपर आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन इंडस वैली एक्सकवेशंस पॉइंट टुवर्ड्स अ हाईली डेवलप्ड मेटलर्जी। अब देखिए यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मैं आपको ज्योग्राफी करा रहा हूँ ना, तो मैं आपको मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगा। तो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन जब मैं आपको कराऊंगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो उसके साथ हम किसको जोड़ देंगे, डायनेस्टीज को और किंगडम्स को, कि किस डायनेस्टी किंगडम को कौन सा मिनरल के बारे में पता था। या जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इनको पता था कि ब्रॉन्ज कहां से निकल रहा है, कॉपर की खदान कहां है। आप मुझे बताएंगे कहां पर है नियरेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉपर की खदान। उसके अलावा मगध के या अवंती के पड़ोस में आपको मिल जाएंगी लोहे की खदानें, या अन्य मेटल्स की खदान जो है वो कहां से, मतलब माइंस कहां से निकल रही है। उन ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसीजर को मेटलर्जी कहा जाता है, या बेसिकली मेटल का मतलब क्या बोलते हैं, ओर से मेटल को बनाना या अलॉय के बनाने के पूरे प्रोसीजर को मेटलर्जिकल प्रोसेसेस कह सकते हैं आप, राइट। By the 1st century CE, mass production of metals like iron, copper, silver, gold, and alloys like bronze were taking place. IVC से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को ब्रॉन्ज के बारे में जानकारी थी। ऋग्वैदिक पीपल जो हैं वो आप कह सकते हैं कि वो कैल्कोलिथिक और ब्रॉन्ज दोनों का मिक्स थे। ब्रॉन्ज भी जानते थे और वो पत्थरों का टूल्स भी बनाना जानते थे, और क्या बोलते हैं, मेटल टूल्स भी जानते थे वो। लेटर वैदिक लोगों को आयरन के बारे में जानकारी मिल गई, और 1st सेंचुरी सी के आसपास आते आते, यानी जब इंडो ग्रीक्स आ गए, कुषाण, ये सब, मतलब काफी सारे कल्चर्स जब इंडिया में, काफी सारी तरह के, काफी सारे रीजन की मेटलर्जिकल साइंसेस जब इंडिया में पहुंच गई, तो आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के मास प्रोडक्शन जो है वो होने लगे, ठीक है। काफी सारे, क्योंकि शाका सिंथियन अपने साथ अपनी जो है वो मेटलर्जिकल समझ लेकर आए। इंडो ग्रीक्स, क्योंकि कॉइन्स की डेवलपमेंट हमें मिलता है ना देखने को, ठीक है, अलग अलग तरह के कॉइन्स देखने को मिलते हैं। कुषाणों और हम इंडो ग्रीक्स के कॉइन्स की क्या बोलते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इंडिया वॉज मेजर इनोवेटर इन फील्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 हाईली एडवांस टाइप ऑफ आयरन। अब मेटलर्जी में इंडिया का नाम बहुत पुराना है। 2 बहुत पुराने और एडवांस टाइप के आयरन जो हैं वो इंडिया में बनते हैं। पहला तो वुड्स स्टील। वुड्स स्टील क्या होता है, स्टील के ऊपर आपको इस तरह की ऐसे ऐसे लेयर्स जो हैं वो बनी हुई नजर आ जाएंगी, ठीक है। और वो काफी वेपन्स बनाने के लिए, और खास तौर पे स्वॉर्ड्स को बनाने के लिए, ब्लेड्स बनाने के लिए काफी कामयाब स्टील होता है ये। फारस में भी इसका इस्तेमाल हुआ, चाइना में भी इसका इस्तेमाल हुआ, जापान जाकर इसका इस्तेमाल हुआ। शुरुआत हुई इंडिया से। वुड स्टील कहा जाता है। प्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया फ्रॉम 300 BC, वाज आयरन कार्बनाइज्ड, क्रूसिबल आयरन भी कहा जाता है इसको, कार्ब्यूराइज्ड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है। सो लेयर्स में कार्बन के छोटे छोटे जो हैं वो क्रिस्टल्स ऐड किए जाते हैं। पूरा प्रोसीजर में नहीं जाऊंगा मैं कि कैसे बनाया जाता है, लेकिन बेसिक कहने का मतलब ये कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है और हार्ड भी होता है और शार्प भी काफ़ी हो जाता है। तो स्वॉर्ड बनाने के लिए काफ़ी जो है वो आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है वुड स्टील, क्योंकि स्वॉर्ड जो है वो फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, स्वॉर्ड से स्वॉर्ड टकराए तो टूट ना जाए वो, राइट। और हार्ड भी होनी चाहिए और शार्प भी होनी चाहिए, ज़्यादा समय तक वो अपनी शार्पनेस बना कर रखे, राइट। कॉइन्स
एंड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स वर ड्यू टू मेटलर्जिकल नॉलेज, है ना। हल की फाल, लोहे के खोज के बाद कॉइन्स बनी तो इकोनॉमी डेवलप हुई, राइट। ये सब मेटलर्जिकल साइंसेस का ही नतीजा है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में मैंने आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में बताया है कॉइन्स के बारे में अच्छे से। द सेकेंड एडवांस्ड आयरन is the one used in famous 1600 year old दिल्ली आयरन पिलर, रसलेस वंडर जिसे कहा जाता है। दिल्ली तोपरा का जो आयरन पिलर है, राइट, विच इज हाइट ऑफ 7.6 मीटर्स, कंसिस्ट ऑफ अबाउट 6 टन्स ऑफ रॉट आयरन है उसमें, और उसमें जंग नहीं लगाया आज तक, ठीक है, या उसकी बाहर की लेयर पर जंग लगाए, इतना पुराना है बट स्टिल जंग नहीं लगाया उस पर, ठीक है। Many texts of chemistry refer to the working of metals, especially precious ones. उसके अलावा precious metals, खासतौर पे गोल्ड और सिल्वर पर बहुत सारे जो है वो लिटरेरी वर्क्स लिखते हैं। Some of them given a systematic exposition of principal metals is well known text of alchemy. alchemy पर लिखा है किसने? कौटिल्य की अर्थशास्त्र पर precious metal के बारे में लिखा है। उसके अलावा नागार्जुना की रसेंद्र मंगलम में, ठीक है, वरहा महीर की खड़गा लक्षणम, वाघ भट्ट की रस रत्न समुच्चया, राइट। सो इन लिटरेरी वर्क्स में हमें प्रीशियस मेटल्स और खासतौर पे एल्केमी के बारे में जानकारी मिलती है। एल्केमी क्या है? किसी भी मटेरियल को गोल्ड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं आप। अगर आपके पास इस तरह की क्षमता हो, इस तरह की साइंस हो कि आप किसी भी मटेरियल को गोल्ड में कन्वर्ट कर दें, तो आप डोमिनेट कर सकते हैं पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, ठीक है। सो एंशिएंट टाइम में या मेडिवल टाइम में दुनिया की तो नहीं सोचते होंगे, लेकिन रीजनल इकोनॉमी को डोमिनेट करने की तो जरूर सोचते होंगे, ठीक है। द अर्लीस्ट फर्म एविडेंस ऑफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक जिंक इज फ्रॉम इंडिया। अब मेटालिक जिंक इंडिया से निकल रहा है, रॉट आयरन, वुड्स आयरन इंडिया से निकलता हुआ आ रहा है, अल्केमी के बारे में हमें इंडिया से मिल रही जानकारी, ठीक है। शुरुआती पंचमार्क कॉइन्स हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं, राइट। आयरन का इस्तेमाल करके इकोनॉमी में बूम आया, तो मेटलर्जी बहुत पुरानी साइंस है इंडिया की, राइट। और मेटालिक जिंक निकालना, एक्सट्रैक्ट करना इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि जिंक जो है वो ग्रेनुअल्स के फॉर्म में डेवलप होता है, राइट। और जिंक के ओर से अगर आप जिंक निकालने लगेंगे ना, तो जिस टेम्परेचर पर जिंक के ओर से जिंक एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसी सेम टेम्परेचर पर जिंक ऑक्सीडाइज होकर अन्य केमिकल्स भी फॉर्म कर लेगा। तो जिंक एज अ मेटल आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। ऑफ द मेटल यूज्ड इन एंटिक्विटी, जिंक इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू स्मेल्ट सिंस जिंक volatilizes at about same temperature of around 1000 degree Celsius that is needed to smelt zinc ore. A 2 meter high, ठीक है। तो बेसिकली जिंक को मेटालिक फॉर्म में जिंक के ग्रेनुअल्स बनते हैं। जिंक के आप बार नहीं बना सकते, जिंक के ग्रेनुअल्स बना पाएंगे। ब्रिटल होता है काफी हद तक जिंक, राइट। और उसको स्टोर करने के लिए आप मुझे बताएंगे कि अगर आपने स्कूल में लैब में जिंक स्टोर्ड देखा होगा, तो आप मुझे बताएंगे किस लिक्विड में जिंक को स्टोर किया जाता है। आप जिंक को ऐसे हवा में नहीं रख सकते, वो तुरंत ऑक्साइड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। 2 मीटर 7.5 फुट की 2 मीटर हाई ब्रॉन्ज इमेज ऑफ बुद्धा हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम सुल्तानगंज नियर भागलपुर। तो ये ब्रॉन्ज इमेज मैंने आपको बताई थी। सो दैट मीन्स मेटलर्जी में भारत जो है वो बहुत पुराना खिलाड़ी रहा है। वुड्स आयरन, रॉट आयरन के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स इंडिया से निकलते हैं, ठीक है। कॉइन इंडिया में जो है वो बहुत इंडो ग्रीस के टाइम से ही बहुत बेहतरीन तरीके के कॉइन, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो आप मतलब हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत मदद की है उन्होंने, राइट। और उसके अलावा इस तरह के आर्टिफैक्ट्स जैसे कि क्या बोलते हैं 7.5 फुट की बुद्ध की इमेज सुल्तानगंज से मिलती है, मैंने आपको दिखाई भी थी वो, राइट। सो यहां पर आकर आज हमारा ये टॉपिक होता है खत्म, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन इंडिया, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा पहले टॉपिक में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, मेडिसिन, केमिस्ट्री और अब मेटलर्जी, ठीक है। इनसे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्या इकट्ठा किए, फैक्ट्स, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट। और कुछ हमने कॉन्सेप्ट भी डेवलप किए, जिन कॉन्सेप्ट पर फर्दर हम डिस्कस करेंगे अपनी मेंस की क्लासेस में,
जब हम मेंस की क्लासेस करेंगे आर्ट एंड कल्चर की, तो वहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ साइंसेस जो है वो किस तरह सवाल बना देती है, राइट, मेंस में। 10% डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरा कोड यूज करेंगे, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे। नेक्स्ट सेशन में हम फर्दर फेयर, फेस्टिवल्स, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।